तो आप सभी का हमारे चैनल लाइव सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट 2025 के लिए रीट 2021 सोशल साइंस लेवल 2 के हम 60 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आने वाली रीट की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए अंत तक बने रहें और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं कि निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित हैं। तो हम ज़्यादा समय खींचते न हुए बस उत्तर टिक करते चलेंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रहूड़ और कोटजी जो हैं यह पाकिस्तान में स्थित माने जाते हैं। तो पहला, दूसरा और पांचवा और छठा, इसका उत्तर तीसरा सही मान सकते हैं। कौन सा? पहला, दूसरा, पांचवा, छठा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रहूड़ और कोटदीजी जो हैं यह पाकिस्तान में माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म किस जिले में हुआ था? नंबर 1 जालौर, चूरू, सीकर या बीकानेर। तो महान गणितज्ञ जो ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ था वह जालौर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि वैदिक काल में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो नंबर 1 गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, यह बात सही है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, यह बात भी सही है। इस तरह से नंबर 2 सही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संत दरियावजी के द्वारा राम सनेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी। नंबर 1 शाहपुर, नंबर 2 सिंगथल, नंबर 3 रेड, नंबर 4 खेड़ापा। तो संत दरियाजी के द्वारा राम सनेही संप्रदाय की जो शाखा स्थापित की गई थी वह रेड में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी माता का नाम महामाया था। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उनके बचपन का नाम वर्धमान था, केवल यही कथन सत्य माना जाता है, जबकि उनका जन्म लुम्बिनी में नहीं बल्कि वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? उनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और उनकी माता का नाम महामाया नहीं था, उनकी माता का नाम त्रसला था। और वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर नहीं थे, बल्कि वो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। नंबर 1 अलगोजा, नंबर 2 भपंग, नंबर 3 रावड़त्ता, नंबर 4 तंदूरा। तो निम्नलिखित में से कौन सा बांसुरी की तरह होता है?
अलगोजा जो है वो बांसुरी की तरह होता है, इसमें 2 बांसुरी होती हैं। नंबर और भपंग जो होता है, भपंग एक कद्दू के सूखे खोखले से बना हुआ होता है। रावण हत्ता जो होता है वो राजस्थान में यात्रा के दौरान प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो नंबर डी कंबोज राजपुर सुमेलित हैं, बाकी ये तीनों गलत हैं। कंबोज और राजमिल सुमेलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भड़देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। भड़देवरा का मंदिर किस जिले में स्थित है। नंबर 1 बूंदी, नंबर 2 कोटा, नंबर 3 बारा, नंबर 4 झालावाड़। तो भड़देवरा का जो मंदिर स्थित है वह बारा में स्थित है। कहाँ है? भड़देवरा का मंदिर जो है वो बारा में स्थित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो चंद्रगुप्त के बारे में जो सही कथन है, उन्होंने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। इस तरह से पहला कथन सही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में हैं, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो अधिकांश अभिलेख उनके प्राकृतिक में भी हैं और उस अधिकांश ब्राह्मी में भी हैं। इस तरह से कथन ए और 2 दोनों सत्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि चोरा चोरी की घटना कब हुई थी। जनवरी 1922, फरवरी 1922, नवंबर 1922 या अप्रैल 1922। तो ये चोरा चोरी की जो घटना हुई थी यह फरवरी 1922 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। नंबर 1 उदय सिंह, नंबर 2 जय सिंह, नंबर 3 राम सिंह, नंबर 4 मान सिंह। तो पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो जय सिंह ने हरिनारायण शर्मा को अलवर अपना सलाहकार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह किसने कहा था कि मनुष्य के भीतर निहित देव तत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में है। तो यह किसने कहा था। तो राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या दादू दयाल ने। तो ये कथन जो कहा था वो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है। नंबर 1 दादू, नंबर 2 जयानक, नंबर 3 रामदास, नंबर 4 चोखा मेला। तो भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है। तो चोखा मेला को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था।
औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर उसका विरोध किया था? तो राज सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह या दुर्गादास राठौर। तो औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि डूंगजी व बहार जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? नंबर 1 बीकानेर व जोधपुर, नंबर 2 भरतपुर व जोधपुर, नंबर 3 भरतपुर व बीकानेर, नंबर 4 उदयपुर व बांसवाड़ा। तो डूंगजी व बहार जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो यह संघर्ष किया था बीकानेर व जोधपुर के विरुद्ध संघर्ष किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छत्र धारण किया था? किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छत्र धारण किया था? नंबर 1 अर्जुन लाल सेठी ने, नंबर 2 प्रताप सिंह बाराहट ने, नंबर 3 केसरी सिंह बाराहट ने, नंबर 4 जोरावर सिंह बाराहट ने। तो किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का जो छत्र धारण किया था वह जोरावर सिंह बाराहट ने अमरदास बैरागी का छत्र धारण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? नंबर 1 अर्जुन लाल सेठी, नंबर 2 गोपाल सिंह खरका, नंबर 3 केसरी सिंह बाराहट, नंबर 4 प्रताप सिंह बाराहट। तो राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो गोपाल सिंह खरका को तिहाड़ जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता, हकीम खां, चारण जैसा, कृष्णदास चूड़ावत। तो महाराणा प्रताप के दस्ताबल में जो शामिल माने गए हैं, नंबर 1 पुरोहित गोपीनाथ, नंबर 2 राणा पूंजा, नंबर 3 जयमल मेहता और नंबर 5 चारण जैसा। यह सही माने गए हैं। तो इसका उत्तर जो है, इसके उत्तर 1 2 3 4 5 हैं। जो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, यह इनको महाराणा प्रताप चंदावल दस्ते में माने गए थे। पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस छत्री को शेखावटी की सबसे बड़ी छत्री माना जाता है? निम्नलिखित में से किस छत्री को शेखावटी की सबसे बड़ी छत्री माना जाता है? नंबर 1 राम गोपाल पोदारकर की छत्री, नंबर 2 कल्याण सिंह की छत्री, नंबर 3 हरदयाल सिंह की छत्री, नंबर 4 गोपाल सिंह की छत्री। तो निम्नलिखित में से किस छत्री को शेखावटी की सबसे बड़ी छत्री माना गया है?
तो राम गोपाल पोदाकर की छतरी को सबसे बड़ी छतरी माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है। दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 गुजरात। तो राजस्थान राठौर की जो छतरी स्थित मानी जाती है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर? दुर्गादास राठौर की जो छतरी है वो मध्य प्रदेश में स्थित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है। नंबर 1 मेवाड़, नंबर 2 हाड़ौती, नंबर 3 मारवाड़, नंबर 4 शेखावटी। तो चावंड चित्रकला शैली का जो विकास हुआ है वो मेवाड़ क्षेत्र में चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से समृद्ध रहीं। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से समृद्ध रहीं। बरड़ से, सीकर से, बिचौलिया से या बीकानेर से। तो श्रीमती किशोरी देवी जो थी वो सीकर किसान आंदोलन से समृद्ध रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। नंबर 1 नाक, नंबर 2 दांत, नंबर 3 कान, नंबर 4 गले। तो बजट्टी नामक जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। तो वह गले में धारण किया जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। नंबर 1 स्मृति का सिद्धांत, नंबर 2 विस्मृति का सिद्धांत, नंबर 3 अधिगम का सिद्धांत, नंबर 4 समायोजन का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अधिगम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत भी दिया था और इनके 3 मुख्य नियम माने जाते हैं। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और एक और है शायद जो मुझे अभी याद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। नंबर 1 दीक्षा, नंबर 2 निखार, नंबर 4 दिशा, नंबर 4 परख। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को परख का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। 2007-8 में, 2010-11 में, 2015-16 में, 2004-5 में। तो राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल्प कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था वो 2004 और 5 में
हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के द्वारा कब स्वीकार किया गया। 9 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1947 को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो संविधान के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, जबकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य के प्रस्ताव को पेश किया था। इसे समझने में यह गलती मत कर देना, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया था और 22 जनवरी 1946 को उसे स्वीकार किया गया था। और संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया है। नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 2 समानता का अधिकार, नंबर 3 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, नंबर 4 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया है। तो उसे स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। तो भारत में लैंगिक अपराधों से बच्चों का जो संरक्षण अधिनियम बनाया गया 2010, 2012, 2014 या 2016। तो भारत में जो लैंगिक अपराधों से बचने के लिए जो संरक्षण अधिनियम बनाया गया था तो वह 2012 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 1 25 जनवरी, नंबर 2 25 मार्च को, नंबर 3 25 सितंबर को, नंबर 4 25 नवंबर को। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान को जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है। भारतीय संविधान को जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय। तो भारतीय संविधान को जिस सूची में शामिल किया गया है वह राज्य सूची है। कृषि एवं सिंचाई को राज्य सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। नंबर 1 129, नंबर 2 130, नंबर 3 137, नंबर 4 143। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का जो स्थान दिया गया है वह 129 के अंतर्गत
सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है वो अनुच्छेद 53, 54, 55 या 56। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति में संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है वो अनुच्छेद 53 में होती है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। किसमें? और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी विधियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1954 के अध्याय 2(1) में जिसके गठन का प्रावधान है वह है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम सभा। तो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2(1) में जिसे के गठन का प्रावधान है वह है ग्राम सभा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो वह 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह, S.B. कृष्णमूर्ति राव, अनंत सैनम अयंगर, G.G. इसबेल। तो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष माने जाते हैं वो अनंत सैनम अयंगर को प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है। नंबर 1 प्रथम मतदान अधिकारी, नंबर 2 द्वितीय मतदान अधिकारी, नंबर 3 तृतीय मतदान अधिकारी, नंबर 4 पीठासीन अधिकारी। तो भारत में मतदान के दौरान मतदाता केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का जो प्रभारी होता है वो प्रथम मतदान अधिकारी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर 1 संसदीय सरकार, नंबर 2 अध्यक्षीय सरकार, नंबर 3 सर्वाधिकारवादी सरकार, नंबर 4 सैनिक सरकार। तो किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है वो संसदीय सरकार में कार्यपालिका जो है वो विधायिकी सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है। नंबर 1 व्याख्या करना, नंबर 2 रचना करना, नंबर 3 परिभाषित करना, नंबर 4 विश्लेषण करना।
तो निम्न में से कौन सा ज्ञान का उद्देश्य का उदाहरण है? तो परिभाषित करना जो है ज्ञान के उद्देश्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाठ्यचर्या के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत या उपयोगिता का सिद्धांत। तो पाठ्यचर्या के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह कहलाता है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया के सिद्धांत को में करके सीखने पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनों के प्रवाह की जो दशा होती है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जो है उपसौर, उपभू, अपसौर या अपभू कहलाती है। तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम जो दूरी होती है वो उपसौर कहलाती है, अपसौर कहलाती है। जो अधिकतम दूरी है वो अपसौर कहलाती है और जो निकटतम दूरी होती है उसे उपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या उत्पादक। तो खाद्य श्रृंखला में चूहा जो जिस श्रेणी में आता है वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। क्या? चूहा जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों की ही दिशा में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? नंबर 1 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1921 से 1931, 1971 से 1981। तो भारत किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि जो दर्ज की गई थी वह 1911 से 1921 के अंतर्गत नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? भारत में कौन सा लौह इस्पात कारखाना सर्वाधिक पुराना है? तो टिस्को लौह इस्पात कारखाना जो है भारत में वो सबसे पुराना कारखाना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित सही क्रम क्या है? तो भाबर, तराई, खादर, डेल्टा जो है यह दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम है। पहले आता है भाबर, फिर तराई, फिर खादर, फिर डेल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है?
नंबर 1 राजस्थान है, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 झारखंड, नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो भारत में जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य माना जाता है वो राजस्थान को माना जाता है। राजस्थान जो है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख में या गढ़वाल कुमायूं में। तो जस्कर नदी का जो उपयोग है वो सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु जो किया जाता है वो लद्दाख में किया जाता है। 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नंबर 1 डूंगरपुर, नंबर 2 उदयपुर, नंबर 3 प्रतापगढ़, नंबर 4 बांसवाड़ा। तो 100 टापुओं का शहर जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। इसे 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूहों को सूची में शामिल किया गया है? नंबर 1 भील, नंबर 2 सहरिया, नंबर 3 गरसिया, नंबर 4 मीणा। तो राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह को सूची में शामिल किया गया है? तो वह सहरिया जनजाति को समूह में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील कौन सी है? नंबर 1 जयमंद, नंबर 2 राजसमंद, नंबर 4 कायलाना, नंबर 5 सिलीसेड। तो राजस्थान में जो मीठे पानी की झील मानी जाती है वो जयमंद को राजस्थान में मीठी पानी की झील माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य माना जाता है? नंबर 1 मक्का, नंबर 2 मूंगफली, नंबर 3 सरसों, नंबर 4 कपास। तो राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य माना जाता है? तो सरसों। राजस्थान भारत में निम्न में से सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य माना जाता है वह सरसों उत्पादक राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का जो सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? नंबर 1 ग्लोब, नंबर 2 मानचित्र, नंबर 3 रेखा चित्र, नंबर 4 चार्ट। तो अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो वह है ग्लोब। ग्लोब के माध्यम से अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को आसानी से समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्नोत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह निश्चित करती है शिक्षार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने का क्षमता। शिक्षार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं। शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, एक अधिक अनुशासित कक्ष,
तो प्रश्नोत्तर तकनीकी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न है कि इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग बीमा के लिए, फायर इंश्योरेंस के लिए, मरीन इंश्योरेंस के लिए या चिकित्सा बीमा के लिए। तो इंश्योरेंस शब्द का जो प्रयोग होता है तो वह बीमा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। निम्न में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला फोरम या जिला न्यायाधीश। तो निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का जो निपटारा करता है वो जिला फोरम जो है उपभोक्ता विवादों का निपटारा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। नंबर 1 भारतीय स्टेट बैंक, नंबर 2 भारतीय रिजर्व बैंक, नंबर 3 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 4 बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारे जो देश का केंद्रीय बैंक है वह भारतीय रिजर्व बैंक जो है हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1935 में की गई थी। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय है। राजस्थान राज्य का सहकारी बैंक का जो मुख्यालय है वो जोधपुर, जयपुर, अजमेर या कोटा। तो राजस्थानी राज्य सहकारी बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वो जयपुर में स्थित माना जाता है। तो आज के 2021 के 60 प्रश्न लेवल 2 के कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।